हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RKSPN हब। तो फ्रेंड आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 लिटरेचर क्वेश्चन हम कवर करने जा रहे हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और डायरेक्ट इसी तरीके के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच पोइम एंड्स आई सेल वट लव दी वेटर आफ्टर डेथ। यहाँ पर ये कह रहा है कि कौन सी पोइम जो है वो स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। देखिए, आई शेल आई शेल व्हाट लव दी बेटर आफ्टर डेथ। तो यहाँ पर हमें बताना है कौन सी पोइम है। हाउ डू आई लव दी, या फिर ओड टू अग्रेशन अर्न है, या फिर इन फेथ आई डू नॉट लव दी विद माइन आईज है, या फिर हमारी है लेट नॉट टू द मैरिज ऑफ टू माइंड। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो पोइम है उसका एंड आई सेल वट लव दी बेटर आफ्टर दैट, तो ये कौन सी हाउ डू आई लव दी, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, इसमें कह रहा है कि विच पोइट इज कंसीडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस। यहाँ पर कह रहा है कि विच पोइट इज कंसीडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस, यानी ग्रीस का जो नेशनल हीरो है कौन से पोइट को माना जाता है। जॉन कीट को माना जाता है, लॉर्ड बायरन को माना जाता है, सोलन को माना जाता है, या फिर सैफो को माना जाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा लॉर्ड बायरन। ठीक है, तो विच पोइट इज कंसीडर्ड अ नेशनल हीरो इन ग्रीस, तो नेशनल हीरो किसे माना जाता है, लॉर्ड बायरन को माना जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड, जो हमारे एग्जाम में अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, वर्क से बहुत ज़्यादा उसकी समरी से नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि उस वर्क के या फिर पोएट के फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच काइंड ऑफ पोइम इज एडवर्ड लियर एसोसिएटेड विद, यानी जो पोइट जो है हमारे कौन एडवर्ड लियर, वो किस पोइम से यहाँ पर एसोसिएटेड है। तो बताना है यहाँ पर नेचर पोइट्स से हैं, या फिर एपिक से हैं, या फिर सोनेट से हैं, या फिर नॉन सेंस से हैं। तो यहाँ पर हम फ्रेंड बात करें तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा थर्ड में, जो एडवर्ड लियर है वो किस पोएम से एसोसिएटेड हैं, वो यहाँ पर देखिए जो हमारा थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें क्या हो जाएगा, नॉन सेंस से वो यहाँ क्या है एसोसिएटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि इन कॉलिज पोइम द राइम ऑफ द एसेंट मारिनर वेयर वर द थ्री गैलेंट्स गोइंग, यानी कह रहा है कि जो कॉलेज की द राइम ऑफ एसेंट मारिनर है उसमें जो तीन गैलेंट्स होते हैं वो कहाँ जा रहे होते हैं। आप फ्यूनरल को जा रहे होते हैं, आप वेडिंग को जा रहे होते हैं, मार्केट को जा रहे होते हैं, टू द रेसेस को जा रहे होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमें बताना है कि जो एसेंट मारिनर में जो थ्री गेस्ट होते हैं वो कहाँ जा रहे होते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो वो कहाँ जा रहे होते हैं, वो बेडिंग को जा रहे होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहा है, कह रहा है कि हैरोल्ड निकोलसन डिस्क्राइब्ड विच पोइट एज वेरी येलो एंड ग्लम ग्लम। तो यहाँ पर फ्रेंड हम बात करें तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट मैनर्स, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हैरोल्ड निकोलसन है उन्होंने किस पोइट को वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर्स ये कहकर बुलाया है। ए कमिंग्स को बुलाया है, या फिर जो हमारे नेक्स्ट ऑप्शन है देखिए यहाँ पर T.S. इलियट को बुलाया है, या फिर जॉन ग्रीन लीफ वाइटर को बुलाया है, या फिर वॉल्ट विटमैन को बुलाया है। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो हमारा फिफ्थ नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कौन है, जॉन ग्रीन लीफ जो हमारे हैं इन्हीं को उन्होंने क्या बुलाया है, ये बात कही है। ठीक है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर कह रहा है कि व्हाट वाज स्ट्रेंज अबाउट इमली डिकिंसन, यानी जो इमली डिकिंसन थी उनके बारे में एक अजीबोगरीब बात क्या थी। यहाँ पर देखना है, सी रेयरली लेफ्ट होम, सी रोट इन कोड, सी नेवर अटेम्प्टेड टू पब्लिश हर पोइट्री, सी रोट हर पोएम्स इन इनविजिबल इंक। तो यहाँ पर फ्रेंड हमें बताना है कि जो हमारी इमली डिकिंसन है तो वो उनके अंदर एक स्ट्रेंज क्वालिटी क्या थी। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें सिक्स नंबर में, तो सी रेयरली लेफ्ट होम, यानी उन्होंने मुश्किल से ही क्या छोड़ा था, घर छोड़ा था। वो बहुत ही ज़्यादा नहीं घर से निकलती थी, बहुत ही कम कभार कभी घर से निकलती थी। मोस्टली उन्होंने अपने रूम के अंदर ही
अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी, तो यहाँ पर हमारा सी रेयरली लेफ्ट होम ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि रूपर्ट ब्रूक रोट हिज पोइट्री ड्यूरिंग विच कॉन्फ्लिक्ट, यानी जो रूपर्ट ब्रूक हैं उन्होंने अपनी पोइट्री को लिखा, लेकिन उस समय कौन सी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, यानी कॉन्फ्लिक्ट मतलब लड़ाई झगड़ा चल रहा था। तो यहाँ पर बोर वार चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, कोरियन वार चल रहा था, या फिर फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो फ्रेंड 7 नंबर में की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो रूपर्ट ब्रूक हैं इनके समय में कौन सी जो पोइट्री इन्होंने लिखी, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, डी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहा है कि विच पोइट लॉरियट रोट अबाउट अ चर्च माउस। यहाँ पर कह रहा है कि कौन से पोइट लॉरियट ने चर्च माउस के बारे में लिखा है। तो यहाँ पर हमें बताना है बैट जेमन ने लिखा है, या फिर ह्यूजेस ने लिखा हुआ है, या फिर मार्वल ने लिखा हुआ है, या फिर लार्किन ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो जो बैट जी मैन थे उन्होंने ही किसके बारे में लिखा हुआ है, और चर्च माउस के बारे में लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए। तो फ्रेंड देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि विच अमेरिकन राइटर पब्लिश्ड अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रूथ इन 1996। कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा अमेरिकन राइटर है जिसने पब्लिश किया अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रूथ इन 1996 में। तो रॉबर्ट हास हैं, या फिर जेसिका हैग्डर्न है, या फिर माया एंग्ल्यू है, या फिर माइकल पामर है। तो यहाँ पर हम फ्रेंड करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर अमेरिकन राइटर के बारे में बताना है। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा माया एंग्ल्यू। ठीक है, माया एंग्ल्यू ने ही क्या पब्लिश किया था, यानी अ ब्रेव एंड स्टार्टलिंग ट्रूथ इन 1996 में पब्लिश किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हु रोट अबाउट द आइडलिक इल्स ऑफ इनिस्फ्री। तो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारा यहाँ पर वर्क भी है। ठीक है, कह रहा है कि किसने ये जो आइडलिक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री ये लिखा हुआ है। डायलन थॉमस ने लिखा हुआ है, इजरा फाउंड ने लिखा हुआ है, डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखा हुआ है, ई कमिंग्स ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें 10 नंबर में तो ये जो हमारा आइडलिक आइल्स ऑफ इनिस्फ्री है तो किसने लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू बी ईट्स ने लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि अ पैटर्न ऑफ असेंटेड एक पैटर्न होता है असेंटेड। असेंटेड का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस्ड, और अनअसेंटेड का मतलब क्या होता है, अनस्ट्रेस्ड। सिलेबल्स इन लाइन्स ऑफ पोइट्री, जो सिलेबल्स होते हैं लाइन जो होती है पोइट्री की, तो उसमें क्या होते हैं, राइमिंग स्कीम में होते हैं, मीटर कहलाते हैं, एलिट्रेशन कहलाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर 3 ही ऑप्शन है, तो हमें 3 ही ऑप्शन में बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो असेंटेड और अनअसेंटेड होता है ये मीटर होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक मीटर होता है, इसमें राइमिंग से कोई मतलब नहीं होता है, अलिट्रेशन से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर मीटर से ये रिलेटेड होते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड्स। वो कह रहा है कि एक रिपीटेशन होता है एक सिमिलर एंडिंग साउंड का, यानी जो लास्ट में जो जैसे किसी वर्ड का क्या होगा एंड होगा तो उसका क्या होगा, रिपीटेशन साउंड साउंड में रिपीटेशन निकलेगा। तो क्या होता है वहाँ पर, क्या कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है, एलिट्रेशन होता है, ओनोमोटोपी होता है, या फिर राइम होती है। तो फ्रेंड ये इसमें भी हमारे 3 ही ऑप्शन है, तो हमें बताना है 12th नंबर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिपीटिशन ऑफ सिमिलर एंडिंग साउंड, यानी एंड में जो मिलता हो, तो एंड में कौन मिलता है, अलिट्रेशन तो पहला होता है हमारा। ठीक है, वो कंसोनेंट से निकलता है। ओनोमोटोपी तो किसी की आवाज़ से संबंधित होता है। राइमिंग जो हमारी लास्ट में मिलती है उसी को सिमिलर एंडिंग साउंड होता है, यानी लास्ट में क्या होगा, ए मिल रहा होगा। ठीक है, या फिर बी मिल रहा होगा लास्ट में जो हमारे वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइम हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा।
आगे देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। कह रहा है कि जो ह्यूमन क्वालिटीज हैं वो नॉन ह्यूमन थिंग्स में अप्लाई करना क्या कहलाता है? पर्सनिफिकेशन कहलाता है, ओनोमोटोपी कहलाता है, एलिट्रेशन कहलाता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर देखिए अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटी, जब हम एक ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन थिंग्स में यानी नॉन लिविंग थिंग्स में हम कन्वर्ट कर देते हैं, उसमें दिखाने लग जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? ओनो यहाँ पर देखिए पर्सनिफिकेशन होता है। क्या होता है? पर्सनिफिकेशन होता है, यानी क्या होता है? हमारा मानवीकरण हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रिपीटिशन ऑफ बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड्स। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि रिपीटिशन हो किसी कंसोनेंट साउंड की, लेकिन कहाँ हो? बिगिनिंग में हो, तो वहाँ पर क्या होता है? क्या राइमिंग इसकी वहाँ पर होती है, या फिर ओनोमेटोपी होती है, या फिर एलिट्रेशन होता है? तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए राइम तो हमारे लास्ट वर्ड में मिलती है, तो ये तो होना ही का नहीं। ओनोमेटोपी तो यह किसी के साउंड की बात करता है, तो ये तो होने का नहीं है। लेकिन एलिट्रेशन यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि हमारे जब कंसोनेंट किसी एक लेटर होता है और कंसोनेंट का होता है और उसका रिपीटिशन किस में होता है? बिगिनिंग में होता है, तो वहाँ पर हमारा एलिट्रेशन होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अ कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स, यानी कह रहा है कि एक कंपैरिजन होता है अनलाइक थिंग्स, मतलब एक जैसी चीज़ें नहीं होती हैं, विदाउट यूजिंग अ वर्ड, यानी बिना कोई वर्ड यूज किए हुए कौन सा कंपैरिजन का कौन से वर्ड? जैसे सच एज लाइक और एज, यानी जो लाइक और एज यानी इन्हें बिना वर्ड यूज किए हुए वहाँ पर अनलाइक थिंग्स में कंपैरिजन किया जाए, तो वहाँ पर क्या होता है? मेटाफर होता है, सिमिली होता है, या फिर पर्सनिफिकेशन होता है? देखिए फ्रेंड यहाँ पर कह रहा है कि अनलाइक थिंग्स और उसमें कोई भी वर्ड भी कंपैरिजन वाला ना यूज किया जाए, लाइक और एज, तो उसका मतलब वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर तो हमारा मेटाफर होता है। ठीक है, इसे ही क्या बोलते हैं? इसे इम्प्लाइड सिमिली बोला जाता है। ठीक है, और जिसमें हमारे क्या होते हैं? लाइक और एज का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर हमारे अनलाइक थिंग से कंपेरिजन किया जाता है, तो वहाँ पर हमारी सिमिली होती है। लेकिन इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है हमारा, कह रहा है कि द कंपेरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। तो यहाँ पर फ्रेंड अभी हमने ऊपर किया था कि कंपेरिजन होगा अनलाइक थिंग्स में, और उसमें वर्ड भी कौन से यूज होंगे? लाइक और एज। तो यहाँ पर हमें देर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सिमिली हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि यूजिंग वर्ड और लेटर टू इमिटेट साउंड्स। वो कह रहा है कि कुछ वर्ड या फिर लेटर यूज किए जाएं और क्या करें? इमिटेट करें, ठीक है, नकल करें किसके? साउंड की। वहाँ पर क्या होता है? एलिट्रेशन होता है, सिमिली होता है, ओनोमेटोपी होता है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें 17 नंबर में, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है, यहाँ पर एलिट्रेशन तो होने का नहीं है, सिमिली तो होने का नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ओनोमेटोपी हो जाएगा, जो इमिटेट करता है किसी साउंड की। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू वन ऑफ द फाइव सेंसेस। कह रहा है कि एक डिस्क्रिप्शन होता है जो अपील करता है जो हमारे किसी एक फाइव सेंसेस में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? इमेजरी होती है, पर्सनिफिकेशन होता है, मेटाफर होता है। तो यहाँ पर हम 18 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए मेटाफर तो यहाँ पर कंपेरिजन करता है, ये तो होने का नहीं है। पर्सनिफिकेशन तो मानवीकरण किसी का करता है, मतलब किसी ह्यूमन क्वालिटीज को नॉन ह्यूमन में दिखा दे, तो ये तो होने का नहीं है। और जो हमारी क्या करता है? फाइव सेंसेस से, ठीक है, हमारी इमेज से जुड़ा होता है, कल्पना से जुड़ा होता है, सोच से जुड़ा होता है, वो हमारी इमेजरी होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि अ पोइम दैट टेल्स अ स्टोरी विद अ प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर्स। कह रहा है कि एक पोइम होती है जो हमें एक कहानी बताती है, और उसमें क्या होता है? एक प्लॉट के साथ भी, ठीक है, प्लॉट भी होता है उसमें, सेटिंग भी होती है, ठीक है, और उसमें कैरेक्टर्स भी होते हैं। तो ये क्या होता है? लिरिक होती है, फ्री वर्स होती है, या फिर हमारा नरेटिव होता है? तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें, देखिए कोई भी एक स्टोरी हो और उसमें प्लॉट भी हो, उसकी सेटिंग भी हो और उसमें करेक्टर भी हो, तो वो क्या होती है? एक नरेटिव होती है। क्या होता है? एक नरेटिव स्टोरी होती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ पोएम विद नो मीटर और राइम, कह रहा है कि एक ऐसी पोएम जिसमें ना तो मीटर हो ना और ना ही राइम हो, तो वो क्या कहलाती है? लिरिक कहलाती है, या फिर जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर देखिए, या फिर फ्री वर्स कहलाती है, या फिर नैरेटिव कहलाती है। तो फ्रेंड देखिए, जिसमें ना तो मीटर हो और ना ही राइम हो, वो क्या कहलाती है? वो फ्री वर्स कहलाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे देखिए फ्रेंड। तो फ्रेंड जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि अ पोइम दैट, इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है कि अ पोइम दैट जनरली हैज मीटर एंड राइम, वो कह रहा है कि एक ऐसी पोइम जिसमें सामान्यतः मीटर भी होता है एंड राइम भी होती है, वो क्या कहलाता है? लिरिक कहलाता है, फ्री वर्स कहलाता है, या फिर नैरेटिव कहलाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें 21 नंबर में, तो देखिए नैरेटिव पोइम में तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है कि उसमें मीटर भी हो और राइम भी हो। ठीक है, ये नहीं होता है। फ्री वर्स में तो ना तो मीटर होता है और ना ही राइम होती है, तो ये भी गया। ठीक है, जिसमें मीटर भी हो और राइम भी हो, वही तो हमारी लिरिक कहलाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि सिल्विया प्लाथ मैरिड विच इंग्लिश पोइट, जो सिल्विया प्लाथ थी हैं, जो प्लाथ हैं, उन्होंने किस इंग्लिश पोइट से शादी की थी? मैसफील्ड से शादी की थी, या फिर जो कजली थे उनसे शादी की थी, या फिर ह्यूजेस से शादी की थी, या फिर लार्किन से? तो यहाँ पर हम 22 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर हो जाएगा सी, यानी ठीक है, ह्यूजेस से बात उन्होंने शादी की थी। किसने? सिल्विया प्लाथ ने किससे शादी की थी? यहाँ पर ये इंग्लिश पोइट हैं क्यों ह्यूजेस, तो इनसे इन्होंने बात शादी की थी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि कार्ल सैंडबर्ग प्लैंक्ड व्हाइट फिश कंटेंट्स व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो कार्ल सैंडबर्ग है, यानी कार्ल सैंडबर्ग प्लैंक्ड व्हाइट फिश कंटेन व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी। यहाँ पर कौन से काइंड की इमेजरी को वो यहाँ पर कंटेन करते हैं? सी सीन्स को दिखाते हैं, या फिर रूरल आइडल को दिखाते हैं, या फिर वार को दिखाते हैं, या फिर इनोसेंट चाइल्डहुड को दिखाते हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें, जो हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर वो किसे दिखाते हैं? वार को दिखाते हैं। यहाँ पर वो किसकी बात करते हैं? वार की बात करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विच इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोइट वाज बोर्न इन लॉन्ग आइलैंड इन 1819। वो कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा इन्फ्लुएंशियल अमेरिकन पोइट है जो लॉन्ग आइलैंड में 1819 में पैदा हुआ था? तो यहाँ पर बताना है, इमली डिकिंसन है, पॉल डनबार है, जॉन ग्रीन लीव वाइटियर है, या फिर वॉल्ट विटमैन है? तो यहाँ पर फ्रेंड हम करेक्ट आंसर की बात करें 24 नंबर में, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये हमारे अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट भी कहे जाते हैं, वॉल्ट विटमैन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इन 1960 द कोलेसस वाज द फर्स्ट बुक ऑफ पोइम्स पब्लिश्ड बाय। कह रहा है कि 1960 ईस्वी में जो द कोलेसस है, एक पहली बुक थी। ठीक है, बहुत सारी पब्लिश हुई थी बुक में, तो ये कब पब्लिश हुई थी? ये किसके द्वारा पब्लिश हुई थी? तो यहाँ पर यानी विच पोइटस के द्वारा पब्लिश की गई थी? तो यहाँ पर बताना है पोइटस के द्वारा। ठीक है, एलिजाबेथ बिशप के द्वारा, सिल्विया प्लेथ के द्वारा, मारिने मूर के द्वारा, या फिर लॉरा जैक्सन के द्वारा? तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो फ्रेंड जो हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सिल्विया प्लैथ के द्वारा ये पब्लिश की गई थी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन हिज पोइम किपलिंग सेड इफ यू कैन मीट विद ट्रायम्फेंट। कह रहा है कि जो किपलिंग है, उन्होंने अपनी कौन सी पोइम में कहा है कि इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फेंट? तो यहाँ पर क्या होगा? ग्लोरी, रूइन, डिजास्टर, विक्ट्री? तो यहाँ पर हम 26 नंबर में बात करें, तो यहाँ पर हमारा डिजास्टर की बात करता है। तो यहाँ पर डी सी वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिटरेरी डिवाइस यूज्ड फॉर एस्थेटिक इफेक्ट इन पोइट्री। वो कह रहा है कि कौन सी डिवाइस यूज नहीं की गई एस्थेटिक इफेक्ट में, ठीक है, जो पोइट्री है उसके एस्थेटिक इफेक्ट में। एसोनेंस को नहीं यूज किया गया, ओनोमेटोपी को यूज नहीं किया गया, या फिर राइम को यूज नहीं किया गया, या फिर ग्रामर को यूज नहीं किया गया। तो एस्थेटिक सौंदर्यवाद जो हमारे सौंदर्यवाद की जो एक होती है उसकी बात करता है। तो 27 नंबर की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए एसोनेंस यानी कोई फिगर ऑफ स्पीच तो यूज होती है, ठीक है। ओनोमेटोपी भी एक क्या है, फिगर ऑफ स्पीच है, यूज होती है। राइम की भी यूज हो सकता है लेकिन ग्रामर की कोई बात नहीं करता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्या कि ट्रू और फॉल्स राइटिंग प्रीडेट्स और प्रीडेट्स पोएट्री। कह रहा है कि जो राइटिंग है वो प्रीडेट करती है पोएट्री को, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो यहाँ पर हम 28 नंबर में बात करें तो यहाँ पर ये क्या है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो फॉल्स वाला हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट सर्बिन यूरोपियन पोइम। वो कह रहा है कि व्हाट इज द अर्लीस्ट सर्बिन यूरोपियन पोइम, यानी जो अर्लीस्ट सर्बिन यूरोपियन पोइम कौन थी द होमरिक एपिक है, या फिर द गिलगामेश एपिक है, या फिर द डेल्यूग एपिक है, या फिर द होसिरो, क्या लिखा हुआ है, हेसियोडिक ओड है। तो यहाँ पर हम 29 नंबर में करेक्ट आंसर की बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए द होमरिक एपिक हो जाएगा। यरलेस्ट सर्बियन ये यूरोपियन पोइम है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बात कर रहा है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएटिक ट्रेडिशन, यानी कौन सा, इसमें बताना है कि कौन सा पोएटिक ट्रेडिशन नहीं है। क्या एपिक है, नहीं है, कॉमिक, ऑकल्ट, ट्रेजिक। तो यहाँ पर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर सी वाला हो जाएगा, द अकल्ट, ठीक है फ्रेंड। तो आई थिंक फ्रेंड आपको ये 30 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।